प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा कथन, मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। तीसरा कथन, मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सैल्यूकस के अधीन था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल दो और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलटकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। 9वीं सदी में विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की, जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का वर्णन किया गया है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सैल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यह प्रदेश सिंधु पश्चिम में पड़ता था। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला कथन, किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा कथन, इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तीसरा कथन, मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल एक और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे, अतः कथन एक असत्य है। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर लिया जाता था, अतः कथन दो सत्य है। मौर्यों का शासन भारत में केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। दूसरा कथन, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तीसरा कथन, ये अभिलेख स्थापत्य संरचना के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल तीन, विकल्प सी केवल दो और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर केवल एक और दो कथन सत्य हैं, यानी विकल्प ए सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए जाते थे, अतः कथन एक सत्य है। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभ लेख और पांचवा लघु स्तंभ लेख। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों में अशोक के नाम के स्थान पर केवल देवानाम प्रियदसी अर्थात देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है, अतः कथन 2 सत्य है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं, अतः कथन 3 असत्य है। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी है? विकल्प ए मिस्र, विकल्प बी अफगानिस्तान, विकल्प सी भारत, विकल्प डी पश्चिमोत्तर। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी अफगानिस्तान सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्रमशः अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। उल्लेखनीय है कि ये अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, धम्म महामात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। दूसरा कथन, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजयोग की नियुक्ति की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो ए ना ही दो। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी ना तो एक और ना ही दो है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी। वहीं राजूक अधिकारियों को पुरस्कार देने और दंड देने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न क्या है? सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, इन लोगों ने कड़वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की।
कथन दूसरा, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। कथन तीसरा, इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सातवाहन शासकों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित की। अतः कथन एक सत्य है। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां इनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख भी मिलते हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की। अतः कथन 2 सत्य है। सातवाहन राज्य का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे। शकों का राज्य दक्षिण और पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवाहन राज्य के उदय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, लोहे के फाल का प्रयोग। कथन दूसरा, धान रोपण विधि। कथन तीसरा, नगरीकरण। कथन चौथा, लेखन कला। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 1 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी सभी कथन सत्य हैं। सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी घाटी में हुआ था। वहां पर लोहे के फाल का प्रयोग, धन रोपण विधि से धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती व नागार्जुनकोण प्रमुख नगर एवं लेखन कला आदि सातवाहन राज्य की उदय की विशेषताएं थीं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। दूसरा कथन, उसने क्षयरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया। तीसरा कथन, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से स्थापित किया था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। अतः कथन 1 सत्य है। उसने क्षयरात वंश के शासक नहपान को हराया था। उल्लेखनीय है कि नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं। उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह अंकित हैं। अतः कथन 2 असत्य है। उसके समय में शासन उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। अतः कथन 3 सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विशिष्टिपुत्र पुलनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने प्रतिष्ठान यानी पैठण को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। दूसरा कथन, वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है, अर्थात उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसके काल में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठण या प्रतिष्ठान बनी। सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार पराजित किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? विकल्प ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, विकल्प बी विशिष्टिपुत्र पुलमावी, विकल्प सी रुद्रदामन प्रथम, विकल्प डी यक्षश्री सातकर्णी। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सातवाहन राजा यक्षश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? विकल्प ए बुद्ध, धम्म, संघ, विकल्प बी अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह, विकल्प सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, विकल्प डी कैवल्य, जिन और तीर्थकर। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? पहला वैशाली, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा चंपा, चौथा पावापुरी। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है।
अन्य तीनों नगर महावीर से संबंधित है। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्वाण स्थान तथा चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक सही असत्य है? पहला, 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थित जैन मठ वसदी कहलाते थे। बी, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। सी, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, अतः कथन भी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। 5वीं सदी में कर्नाटक ने स्थापित जैन मठ वसदी कहलाते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों से जीव हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों ने व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। दूसरा कथन, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध बिहार राजाओं ने संपत्तियां दान में दी और बिहारों में अपार संपत्ति आने से, स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? विकल्प ए यज्ञ, विकल्प बी उच्च वर्ण, विकल्प सी सिक्के, विकल्प डी कबीले। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में दो उच्च वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था। प्रश्न क्या है? ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। दूसरा कथन, मालवा का मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तीसरा कथन, आहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल दो और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। अतः कथन एक सत्य है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड जो ताम्र पाषाण मृदभांड में उत्कृष्ट माना गया है, अतः यह कथन सत्य है। पहाड़ और गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है, अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। दूसरा कथन, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और मूंग आदि सहित कई प्रकार की दलहन और मटर पैदा करते थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बती या तांबा वाली कहा जाता है? विकल्प ए गिलुंद, विकल्प बी आहाड़, विकल्प सी गणेश्वर, विकल्प डी नेवासा। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बती अर्थात तांबा वाली है। आहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जोरवी संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जोरवी संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। दूसरा कथन, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। तीसरा कथन, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। अर्थात इसकी व्याख्या को देखते हैं। जोरवी संस्कृति ग्रामीण थी, अतः कथन 1 असत्य है। जोरवी संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृति के निम्न पुरास्थल हैं: अहमदनगर जिले में जोरवे, नवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमानगांव, प्रकाश और नासिक हैं, अतः कथन 2 सत्य है। जोरवी संस्कृति दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी, अतः कथन 3 सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन, इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। दूसरा कथन, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। तीसरा कथन, आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। चौथा कथन, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग और चित्रित मृदभांडों का प्रयोग भी करते थे, अतः कथन भी असत्य है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोपकर बनाते थे। परंतु आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिलते थे। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। यह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।